आप एक अप्रोच बताइए, क्योंकि प्रीलिम्स कुछ ही दिनों में लोग ये मान रहे हैं कि हाँ फरवरी में होगा करके। हम्म। तो कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? अगर प्रारंभिक रूप से तैयार किया जा रहा है, तैयारी की ना करने की कोई सोच रहा है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि आप जो भी विषय पढ़ते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ पढ़ें। हो सकता है शुरुआती दौर में कोई विषय कठिन लगे, पर धीरे धीरे आप बेसिक्स को समझते जाएंगे तो वो विषय रोचक भी होगा और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी आपके साथ रहेगा। क्योंकि अभी जो प्रीलिम्स है, तो आप सबको आपके तैयारी के लिए आपके मार्गदर्शक तो बताते ही हैं, तो मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है तो एक बार जो पढ़ें उसको रिवीजन करिए। पुराने प्रश्नों का एनालिसिस करना चाहिए हमें, और उस टॉपिक को पढ़ते हुए आए हुए प्रश्नों को, एमसीक्यूज को देखना चाहिए। इससे होता ये है, हमें पता चलता है कि किस पैटर्न में वर्तमान में प्रश्न आ रहे हैं और कैसे हमारी तैयारी होनी चाहिए। और टेस्ट सीरीज भी दिलाया जाना चाहिए। इससे होता ये है कि जो गलतियां मेन एग्जाम में होगा प्रीलिम्स के समय, वो गलतियां हमें टेस्ट दिलाते हुए समझ में आ जाएगी, और उन गलतियों को फिर हम रिमूव कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है। जी। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब कई साल से तैयारी कर रहे हैं हम्म। और उसके बाद प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। जो हम लोगों ने देखा कि 2021 का जो पेपर था, उसके बाद से कुछ बदलाव आया कि लोग मतलब त्राही त्राही हो गए, हो गए। ये हो क्या रहा है करके। जी। फिर उसके बाद 22 में भी वैसे ही था। अभी लोग मतलब अब ये समझ गए हैं कि पहले जैसे हुआ करता था वैसा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अपने अनुभवों के आधार पर, मैंने 6 बार प्रीलिम्स दिलाया है, उसमें 4 बार मेरा मेंस निकला है। तो इसमें दो तीन बातें हैं। पहला ये है कि आप बेसिक चीज़ों को क्लैरिटी के साथ पढ़ें, फैक्चुअल के साथ कॉन्सेप्चुअल माइंड भी रखें, क्योंकि आज का क्वेश्चन दोनों का मिक्सअप हो रहा है। इसके साथ ही माइनस मार्किंग सिस्टम है, ये हमें ले डूबता है। मैं रिजल्टों को देखता हूँ, विशेष करके अभी टेस्ट सीरीज हो रहा है, 2000-3000 लोग दिलाते हैं, तो उसमें किसी भी व्यक्ति का सिंगल डिजिट में माइनस गलती नहीं होती है। और जो व्यक्ति जैसे 50 क्वेश्चन हल करके 100 नंबर ले आया है, अब गलती किया हो 30, और 30 दूनी 60, और 20 नंबर उसका माइनस मार्किंग हो गया। एक्चुअल में वो अर्जित किया है 100 नंबर, लेकिन उसके काउंटिंग हो रहा है 80 नंबर में। तो ये जो 20 नंबर का डिफरेंस है माइनस मार्किंग होने की वजह से, उसको कई हजार रैंक पीछे कर देते हैं। तो मुझे लगता है पूर्वाग्रह बनाकर हमें नहीं चलनी चाहिए कि प्रीलिम्स के दिन 100 अटेम्प्ट करना है कि 80 के 50 के 60। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए। उस हिसाब से करना है। इसका एक उदाहरण मैं अपने जीवन से भी बताना चाहूँगा। 2019 का पीएससी प्रीलिम्स दिया, तो उसमें मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 140 नंबर के साथ मेरा प्रीलिम्स निकला। और 2021 में जब पेपर कठिनतम लेवल पर था, तो मात्र 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, और 76 नंबर के साथ जनरल कैटेगरी से मैं क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स को। तो अगर यदि मैं ये सोचता कि मैंने तो 80 अटेम्प्ट किया है, 54 कैसे कर सकता हूँ, तो दिक्कत हो जाती, और कदाचित मैं इस स्थिति में बैठा भी नहीं रहता कि ऐसा हो पाया। जी। बिल्कुल। कभी ऐसा लगा कि चीज़ें खराब हो रही हैं, गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब होता है ना, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो लगने लगता है कि कहाँ आ गए, गलत जगह आ गए क्या, और कुछ कर लेना था। तो उस समय आप क्या सोचते थे? कैसे आप अपने आप को वैसे मोटिवेट करते थे कि नहीं भाई लगे रहना है करके? वो लगे रहने वाली चीज़ को बताइए, क्योंकि है यहाँ पे लोग नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे, मतलब जी। ऐसे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन भर घस रहे हैं, लाइब्रेरी में खाना पीना तबीयत सब त्याग के अपनी तैयारी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आशीष जी के, मैं अपने जीवन में दो चीज़ें देखी मैंने, कि पहला,
आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए उन चीज़ों के लिए। जैसे यहाँ 50% लोग अपने घर के कहने पर या मित्र को देखकर या यूट्यूब में हमारे जैसे वीडियो को देखकर प्रेरित होकर आते हैं। अगर वो मोटिवेशन के बजाय इंस्पिरेशन लेकर यहाँ तैयारी करे तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा मेरे मार्गदर्शक साहू सर, चंद्रशेखर साहू सर ने मुझसे कहा था कि भाई इस खेल ऐसा है कि आपको निंदक नियरे रखना पड़ेगा। लोग उचकाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि आपके ये टैलेंट है, वो टैलेंट है, तो आप ऐसे मित्रों को प्रेफरेंस दीजिए जो आपके कमियों को, कमजोरियों को बताए और उसको ताकत बनाने में आपको सहायता दे। तो उसके बाद मैं जितने भी मित्र हैं अपने मित्रों से कह के रखा हूँ कि जो भी मुझ में कमियाँ हैं प्रेम पूर्वक बताइए, निश्चित तौर पर मैं उनमें सुधार करूँगा। विशेष करके तैयारी के लिए क्या होती है, तो मेरा बड़ा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, तो लोगों को देखने, सीखने, समझने में भी बहुत सारी बातें समझ में आती है। और बीच बीच में मैं अकेले बैठकर खुद में समीक्षा भी करता रहता हूँ लिखित तौर पर कि कहाँ कमी रह जा रही है, कहाँ पर और क्या करना चाहिए, और लोगों से या अपने मार्गदर्शकों से सलाह लेकर उसको बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। तो आशीष जी, मुझे इसमें यही कहना है कि अगर आप में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं आप, तो उस प्रक्रिया को देखिए कि कहाँ पर चूक हो रही है और एक एस्पिरेंट में क्या और चीज़ें होनी चाहिए। एक बेहद नाजुक मसला आपसे के साथ कहना चाहूँगा कि दो बातें होती हैं, कि स्टूडेंट और दूसरा एस्पिरेंट। तो अपने छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं अपने आप को आज भी स्टूडेंट मानते हैं और ज़्यादा कोचिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। तो अगर कोई कोचिंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उनके केवल गाइडेंस देने से हो जाएगा, तो उस स्थिति में एक एक कोचिंग में 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोग पढ़ते हैं, तो पूरा कब्जा उन्हीं का हो जाना चाहिए। पर वास्तविकता में हम ये देखते हैं कि उस कोचिंग के मार्गदर्शन लेकर कौन व्यक्ति अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपने परिस्थितियों के अनुरूप स्ट्रेटजी बनाकर चलता है, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिफ़र करता है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लेकिन बेसिक बात यही है, अगर हम में कहीं कमियां हो रही है तो उसी प्रक्रियाओं में होगी, उसको ढूंढना पड़ेगा कि व्यक्तिगत हम पर कहाँ कमियां नज़र आ रही है। ओके, एक क्वेश्चन दिमाग में आया है जी। शायद हम लोगों के लिए वो कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होगा। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मोबाइल में देख रहा होगा और सोचता होगा कि अब मेरे को तैयारी करनी है, ठीक है, और वो बिलासपुर आके या रायपुर आके तैयारी करना चाहता है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? ये उस बच्चे के तरफ से आप सोचिएगा जो गांव में है, इस वीडियो को देख रहा है, उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पर आके किससे मिलना चाहिए? कितने रुपए में उसको घर मिल जाएगा? कितने रुपए में उसको कोचिंग मिल सकती है? और वो कहाँ रह सकता है, कहाँ खा सकता है, और किस तरीके से तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के रेस्पेक्ट में बोलिए। शायद वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ शायद रहते हैं इस वजह से, बट वो एक बच्चा जो आज हिम्मत करेगा इस वीडियो को देख के, अपने माँ बाप को क्या बोलेगा और कैसे यहाँ पर रहेगा, कैसे अपनी जीवनी चलाएगा और कितना उसको खर्चा पड़ेगा, इन सारे बात के बारे में बताइए। जी, अगर कोई ग्रामीण युवा है और परिस्थितिवश तैयारी करने से चूक रहा है या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा, आप एक कदम बढ़ाइए, सफलता आपको 2 कदम बढ़ाकर पाने की कोशिश करेगी। तो वो भी, इस पर मैंने 2 पंक्ति लिखी है कि सफलता इतनी मगरूर होती है कि आसानी से हाथ कहाँ आती है। सफलता इतनी मगरूर होती है कि आसानी से हाथ कहाँ आती है, ये इम्तिहान लेती है इस कदर कि नौकरी खोजते चप्पल घिस जाती है, चप्पल घिस जाती है। तो आपको चप्पल को घिसाने तक प्रयास करना पड़ेगा। आप बड़े शहरों में आकर तैयारी कर रहे हैं, गांव से नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, पर बात है माहौल का। अगर आपको माहौल, इन्वायरमेंट अच्छा मिले, क्योंकि आपके ग्रामीण परिवेश के मित्र मिलेंगे, का साग खाएस, का करे से, बस यही पूछेंगे। यदि आप यहाँ रहते हैं तो आपके डिस्कशन लेवल भी एक अलग स्तर का होगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ के चुनाव में कौन जीतेगा। तो आप तार्किकता के साथ
यहाँ बात रखते हैं, तो ये माहौल का फर्क पड़ता है। यहाँ शहर में, चूँकि मैं बिलासपुर में रहकर मैंने तैयारी की है, तो यहाँ 1,000 से लेकर 10,000 तक के रूम अवेलेबल है अलग अलग वेन्यूज़ में। तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से रह सकते हैं। यहाँ खाने में कम से कम 1,500 रुपये आपको मासिक वहन करना पड़ेगा, बनाकर खाते हैं। और टिफ़िन 1,500 लेकर 2,500 रुपये तक अवेलेबल है यहाँ। बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, अलग अलग रेंजेस में पढ़ाते हैं। सामान्यतः 20,000 से 40,000 के बीच में आपका प्रीलिम्स या मेंस का अलग अलग कोचिंग्स होते हैं। और यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ काम करके 4 घंटा पार्ट टाइम जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो ने सफलता अर्जित भी किया है। और ऐसे कोचिंग संस्थान भी है जो आपकी परिस्थितियों को समझते हुए आपके फ़ी में कम करते हैं और आपको भी पढ़ाते हैं और एक काबिल इंसान बनाने में अपना भरपूर सहयोग देते हैं। तो आपको हिम्मत करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रश्न ये है कि कितने साल में ये हो जाएगा। ये बड़ी बात होती है कि अवधि कितने वर्ष की होगी। तो कोचिंग तो सामान्यतः बेसिक आइडिया आपको 1 से 1.5 साल में हो जाता है, पर जब तक के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तब तक आपको धैर्य बनाकर तैयारी करनी पड़ती है और लगातार करनी पड़ती है। तो उस स्थिति में अगर आप बिलासपुर या रायपुर जैसे शहरों में आकर तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर कम से कम आपको 2 से 3 साल सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जीरो से हीरो बनने की तैयारी में लगे हैं। और ग्रामीण परिवेश में वैसे भी भाषा बाधा बनती है, कॉन्सेप्चुअलिटी बाधा बनती है। तो इन सबको क्लियरिटी करने में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, पर आपके हिम्मत के सामने ये इनकी भी छुट्टी हो जाती है और आप निश्चित तौर पर कर पाते हैं। मैं तो जब बिलासपुर आने के लिए निकला अगस्त 2018 में, तो ये सोच के निकला था कि या तो नौकरी लेकर आनी है, नौकरी करते हैं सफलता से, सफलता लेकर आनी है, या अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करके आनी है कि अपनी आजीविका चला सकूं। और आज मुझे लगता है कि मुझे नौकरी भी मिल गई, अर्जित किया है मैंने, साथ ही पढ़ाने की भी काबिलियत अपने अंदर डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा। क्योंकि ये वीडियो एक्चुअल में कोई भी देखेगा ना तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर मुझे तैयारी करनी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कहा आपने कि कई ऐसे लोग हैं जो अपना खर्चा निकालते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं सही में तैयारी की तरफ तो रास्ते बन जाते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो लोग मतलब सिलेक्ट भी हुए हैं, और उन लोगों से जल्दी सिलेक्ट हुए हैं जो लोग सिर्फ इसी के लिए हैं, बिल्कुल, है ना। हाँ। तैयारी करते हुए भी किए हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ये बताइए कि मेंस के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्या मेंस की तैयारी पहले से कर देनी चाहिए या प्रीलिम्स निकलने के बाद करनी चाहिए? जी, प्रीलिम्स निकलने के बाद हमारे पास 2.5 से 3.5 महीना 4 महीने का वक्त रहता है। तो 20-25 विषयों की तैयारी करना मुश्किल होता है इस दौरान। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के साथ आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, या प्रीलिम्स को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मेंस को पढ़ लीजिए, या पहले मेंस को भी पढ़ के प्रीलिम्स पढ़ा जा सकता है। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों कर सकते हैं। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप प्रीलिम्स निकालने की सोच रहे तो मेंस की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद प्रीलिम्स निकाल कर बाहुबली बनना नहीं है, बल्कि कंक्लूज़न निकालना है कि पोस्ट कौन ले रहा है। तो यदि हम पोस्ट लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, या सरल शब्दों में कहूँ तो ये फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस के चयन के लिए जो ऑडिशन होता है, सेम लाइक है ये। तो ऑडिशन भर में सिलेक्ट होने से आपका नहीं होगा, पूरे फिल्म में आप अपने किरदार को, मेंस की तैयारी के किरदार को कितने अच्छे से निभा पाते हैं, ये मैटर करता है। और जब आपका एक भी विषय छूटा रहता है, नहीं हो पाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है पढ़ने रहने की तुलना में। तो मेंस की तैयारी अच्छे से करके टेस्ट दिलाते हुए अगर आप तैयारी करें, 1-2 बार अवलोकन करें अपने कॉपी का, तो मुझे लगता है पहली बार में सफलता पाना ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। सही कि
अब अगर किसी को तैयारी करना है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? प्रीलिम्स के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उसके लिए भी आप स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। साथ साथ में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे तैयारी करें? देखो, तैयारी करने का तो ये है कि सबसे पहले हमको सिलेबस को समझना रहता है। जैसे प्री है तो प्री के सबसे पहले सिलेबस, कि हमारे सिलेबस में है क्या, है ना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सिलेबस को आप प्रिंट और निकाल के केवल पढ़ो बस मत, एक बार सिलेबस को ना हाथ से लिखो भी, ताकि आपके दिमाग में एकदम सिलेबस जो है वो रहे कि हाँ यार ये क्षेत्र में हमको जाना है। दूसरा, जो पुराने क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको एनालिसिस करना ज़रूरी है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, करेंट अफेयर कैसे करना है। तो और फिर बुक्स अपना जैसे मैं तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में मेरा मेन फोकस रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक तो सिलेबस कम है और एक तो 50 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, वो 100 नंबर का है केवल छत्तीसगढ़। और सी सेट में भी है 10-15, तो वहाँ से भी छत्तीसगढ़ के जो मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, ये सब चीज़ आते हैं। तो मेरा मेन फोकस छत्तीसगढ़ में रहता था। तो मेरे से तो ऐसा भी हुआ है कि मैं 2019 और 20 के प्री में छत्तीसगढ़ का करीबन मेरा 45-44 क्वेश्चन सही होता था। 50 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चन सही हुआ हुआ, तो मैं उसी के बेस पे ही पूरा बढ़ जाता था। तो कोई सा एग्ज़ाम है 20 या 21 का एग्ज़ाम है, उस वो को पेपर जो काफ़ी टफ आया था, 21 का है, 21 का है ना, जिसमें प्री में बहुत कम नंबर पे अपन प्री पास हुए थे। तो फिर ऐसा भी होता है कि यार उस दिन तो एकदम डिप्रेशन में था मैं कि यार कैसा पेपर आ गया ये, अपन आगे आएंगे, मेंस दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। 2 बार हो गया, ये तीसरा में हम प्री फेल हो जाएंगे, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा टाइप से था। लेकिन ठीक है, हुआ। तो पढ़ने का वही है कि ऑथेंटिक बुक ज़्यादा अच्छा है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए हमारा वृहद संदर्भ है ना, इतिहास के लिए राम कुमार बहार जी का बुक है। और शॉर्टकट्स पढ़ना है तो कोचिंग्स के बुक अच्छे हैं। जैसे मैं हरिराम पटेल जी का बुक भी प्रिफेयर करता था, तो छत्तीसगढ़ में ये सब चीज़ पढ़ते थे। और अपना यहाँ से स्पेक्ट्रम वगैरह से हिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे। लेकिन मेरा पढ़ने का ढंग अलग था। मैं एकदम बेसिक बुक को नहीं पकड़ के ना, पहले मैं कोचिंग का ना एक छोटा वाला बुक पढ़ता था, ताकि मेरे को जैसे हिस्ट्री पढ़ना है तो आप एकदम उठा लो इतने मोटे का बुक, NCERT या स्पेक्ट्रम, तो ये सब चीज़ ना टाइम टेकिंग और होता नहीं है, पेशेंस चाहिए रहता है। तो इसलिए ना मैं ये करता था कि पहले मैं छोटा बुक उठाता था एकदम। जैसे एक टुटेजा का प्रतियोगिता सारांश आता है, जिसमें सब दिए रहता है, हिस्ट्री भी रहता है, संविधान भी रहता है, साइंस भी रहता है। तो मैं ऐसे सब बुक को पढ़ने का कोशिश पहले करता था, ताकि एक बार मोटा मोटा इजीली पता चल जाए कि हाँ यार अंदर है क्या। फिर उसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब्स और यहाँ वहाँ से अपन निकाल के और बुक्स वगैरह से फिर ऐसे करते थे। और करेंट अफेयर पढ़ते रहते थे, लेकिन मेरे को तो न्यूज़पेपर से करेंट अफेयर छाटने नहीं आता था है ना। तो सब बोलते थे कि यार रोज़ पेपर पढ़ा करो, तो वहाँ से रोज़ करेंट अफेयर निकलेगा, ऐसा वैसा। लेकिन मेरे को पेपर में करेंट अफेयर मिलता ही नहीं था, है ना। तो फिर जो चैनल्स हैं टेलीग्राम में बने हैं, व्हाट्सएप, वहाँ से फिर उन लोग जो डालते थे कोचिंग वाले, फिर वहाँ से करेंट अफेयर धीरे धीरे ऐसा करते रहते। फिर हमको भी आइडिया हो गया कि हाँ पेपर से क्या उठाना है, सम्मेलन उठाना है, खेल उठाना है, तो कोई नियुक्ति उठाना है, ऐसे करके फिर अपन पेपर से सीखे। तो यही है, मैं सबको यही गाइडेंस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले एकदम बड़ा बुक नहीं पकड़ के एक बेसिक बुक पकड़ना चाहिए जिसमें सब चीज़ हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ अंदर हमारा क्या है, कैसे पढ़ना है। फिर उसका डाइवर्सिटी बढ़ाते रहना चाहिए। आपका डेली टाइम टेबल क्या रहता था? उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, या फिर ये भी नहीं है, कई बार क्या रहता है ना, सबको फाइनेंशियली वैसे स्टेबल नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं जॉब करते रहते हैं 10, 15, 20 तक का। तो ये बताइए कि साथ साथ में कैसे करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कितना निकालना चाहिए? मैं कोशिश करता था कि अपना डेली का जो टारगेट रहता था, 2 सब्जेक्ट का मैं हमेशा टारगेट रहता था, हर सब्जेक्ट का 2-2 टॉपिक। मैं कोशिश करता था कि ये दोनों चीज़ जो है ना वो हो जाए। जैसे मैं जब कलिंगा यूनिवर्सिटी जाता था पढ़ाने, तो बस से जाते थे, रायपुर से उनका बस आता था ले जाने, तो वो 45 मिनट का डिस्टेंस था।
तो उस 45-50 मिनट में मैं बस में बैठ के ही टेस्ट सीरीज दिलाता था। बस में बैठे बैठे हमेशा, जाते हुए भी टेस्ट सीरीज बस में, और बस से आते हुए भी टेस्ट सीरीज। और सुबह उठ के पहले 1-1.5 घंटा पढ़ते थे, है ना। 5 बजे उठे, फ्रेश वगैरह हुए, 5:30 से 7 बजे तक, 7:30 तक ऐसे पढ़ लिए, तो 2-2.5 घंटा सुबह निकल जाता था। फिर पढ़ाने चले जाते थे। वहाँ अगर टाइम मिला तो वहाँ मैं एक पर्चा बनाए रहता था। रोज़ शाम को मैं पर्चा या फ़ोटो खींच के मोबाइल में रखे रहता था कि कल थोड़ा बहुत भी इधर उधर अगर रहूँगा जॉब के दौरान तो इसको देखते रहूँगा। तो कलिंगा में जैसे कॉन्फ्रेंस हो रहा है या कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं मोबाइल में स्क्रॉल करते रहता था वो सब चीज़। तो ऐसे ऐसे करके बूंद बूंद करके घड़ा भला मेरा। और फिर शाम को जैसे आए, शाम को 6 बजे पहुंचते थे, तो फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके 7 बजे पढ़ने बैठे, तो 2-2.5 घंटा पढ़े, 9 साढ़े 9 को अपना खाना वाना खाए। फिर थोड़ा सा 10 साढ़े 10 बजे फिर बैठ के 1 घंटा 11:30 तक ऐसे देख के फिर सो गए। ऐसे चलता था। और इसके अलावा एक चीज़ और था कि अपन एक संडे मिलता था, है ना। तो संडे को इतना ज़्यादा यूटिलाइज करता था मैं, इतना ज़्यादा यूटिलाइज करता था। जैसे मंडे से सैटरडे मैं 5 साढ़े 5 को उठता था, तो रहता है ना कि संडे है यार थोड़ा आराम से उठे। तो मैं ऐसा कभी नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को एक ही संडे मिल रहा है, एक ही छुट्टी मिल रहा है। तो संडे को मैं 4 बजे उठ जाता था, 4 साढ़े 4 ऐसे उठ जाता था, और पूरा एकदम मैं 4-5 घंटे में एक सब्जेक्ट ख़त्म करता था। फिर एक सब्जेक्ट, संडे में उठता ही नहीं था। तो संडे होता है ना, घूमने जाना है या हाँ चलो 6 दिन के बाद आज रिलैक्स लेना है। संडे को मैं इतना ज़्यादा यूटिलाइज करता था कि सुबह के बैठे बैठे 7-8 बज जाता था, 8-9 बज जाता था, ऐसे यूटिलाइज करता था। और फिर टीचिंग जॉब में एक चीज़ ये रहता है कि हर चीज़ में छुट्टी, है ना। जो भी फेस्टिवल आए उसमें छुट्टी, तो फेस्टिवल वगैरह का बहुत ज़्यादा मैं यूटिलाइज करता था, क्योंकि मेरे को पता रहता था आज छुट्टी है, लेकिन कल तो फिर पूरा सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक फिर से कॉलेज में रहना है। तो छुट्टीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करता था मैं। कई स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जानना है कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस हो रही है ना, कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। तो अच्छे अच्छे लोग जो मतलब पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर क्वालिफाई कर चुके हैं 2021 के पेपर के बाद से, मतलब समझ ही नहीं आता कि किस तरीके से किया जाए। तो आप उसके बारे में बताइए। एक्चुअल में अभी अब आपने जिक्र किया कि पैटर्न बदल रहा है, तो अब सबसे पहला पैटर्न बताऊं कि MPPSC का जो पेपर है उससे हमारा जो PSC है पेपर 7 का पार्ट उठाया मेंस में, फिर उसको डाला प्रीलिम्स में। लोग इस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी आया था G20 का क्वेश्चन, अगर पूछता है कि G20 का जो 18वां सम्मेलन 19वां सम्मेलन कहाँ हुआ, वो क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। लेकिन जब G20 के बारे में डिटेल पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन है पेपर 7 के पार्ट 2 का, क्योंकि जो पूरा डिटेल पढ़ा रहेगा वही बना पाएगा ना, क्योंकि हम करेंट अफेयर में नहीं पढ़ते उस चीज़ को पूरा डिटेल में कि क्या है, क्या संस्था है, वो चीज़। दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि 2020 के में मेंस में पूछा था क्वाड के बारे में, मेंस में पूछा है, उसी क्वाड को पूछा है प्रीलिम्स में। मतलब आप ये समझ लो कि आपको मेंस के पेपर में भी नज़र रखना है, खासकर जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट को हम प्री में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है मेंस में जो है उसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो उसको आप क्या करो, मेंस का देखो, एटलीस्ट उनको पढ़ लो, और एटलीस्ट जो हाईलाइट है, जैसे अभी G20 काफ़ी हाईलाइटेड है। अभी G20 के बाद हो रहा है P20 का नई दिल्ली में, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि P20 क्या है। ठीक है, जो पार्लियामेंट वाला होता है, पार्लियामेंट समिट होता है, वो है। तो उसके बारे में पता ही नहीं है अगर आपको, तो आप वो कैसे डील कर पाएंगे। तो वो चीज़ आपको डील करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एक्चुअल में, कि मेंस का जो पेपर है उसको सॉल्व करो। और पेपर 7 का जो पार्ट 1 है, जो अधिनियम वाला सेक्शन है, उससे आया था E-गवर्नेंस वाला जो है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का डायरेक्ट जो है क्या पूछा था, धारा पूछा था, कौन सा धारा। अगर आप देखेंगे तो वो MPPSC में वो क्वेश्चन पूछ चुका है। आप मतलब आपको MPPSC पे नज़र रखना पड़ेगा।
केवल 8 घंटा पढ़ के अगर निकाल लेता कोई, तो मैं तो 10 घंटा पढ़ता, है ना। मतलब आपको देखना पड़ेगा आसपास चीज़ें क्या हो रही है। तो एक चीज़ ये हो गया कि पैटर्न बदल रहा है, और दूसरा आपका वो भी है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक है, पब एड वाला, उसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई गवर्नेंस में क्या होता है, B2B G2C ऐसा करके एक क्वेश्चन ये भी आया था। मतलब जो पब एड वाला है सेक्शन, उससे भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मेंस में भी नज़र रखना पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आप डील करो क्वेश्चन पेपर्स को। जैसे मेरे को अभी 2023 का प्रीलिम्स देना है, तो 2023 में जो पहले हुआ है प्रीलिम्स के पेपर के पहले, PSC का पेपर डाउनलोड करो, व्यापम का सब, शिक्षक भर्ती हो, चाहे SI का हो, चाहे महिला सुपरवाइज़र का, सबको अगर आप डाउनलोड करके उसको पॉइंट वाइज डील करते जाते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स पे देखने को मिलेगा ही। क्योंकि मैं जब टेस्ट सीरीज बना रहा था ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्वेश्चन कहाँ से दूँ। तब मैं कहाँ जाता था, प्रीवियस पे जाता था कि क्या पैटर्न है, या फिर अदर स्टेट पे जाता था कि मेरे को जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन लाना है, तो वहाँ पे चला जाता था कि क्या नया चल रहा है, तो उसको अडॉप्ट करता था। तो आपको ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, सबका डाउनलोड कर, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर को। क्योंकि सब बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व करने का एक्चुअल टेक्निक कोई नहीं बताता। अगर आप 1 by 1 ऑप्शंस को डील करोगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें, इतना क्लैरिटी आ जाएगा ना कि आप ऑप्शंस में देखते ही आंसर बना पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग का जो कन्फ्यूज़न रहता है ना, 2 ऑप्शन को लेकर रहता है। अगर आप 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज हो गए, तो गलत होने के चांसेस क्या हो गए, 50-50। वहाँ पे आप, ये हो सकता है कि आप बेक हो जाएंगे। तो उससे अच्छा आप ये है कि क्लैरिटी लें। CGPSC एक्चुअल में अवेयरनेस का गेम है। अगर आप अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, तो चीज़ें आपका अच्छा रहेगा। अगर केवल पढ़ रहे हैं, तो मान के चलो कि आप थोड़ा पीछे हो जाओगे। जैसे अलग पांडे सर हैं, वो भी ये बोले कि यहाँ 8 घंटा पढ़ने वाला नहीं निकालेगा, यहाँ निकालेगा वो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेगा, एनालिसिस करेगा और गेस कर पाएगा। जैसे, और ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट, अभी कई गवर्नमेंट का बुक आता है, जैसे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक हो गया, जनजाति प्रतिवेदन। पिछले बार जनजाति प्रतिवेदन आया था, मैं पढ़ के गया था, 2 क्वेश्चन आए थे। मेरे फ़ायदा हुआ ना उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि मैं नज़र रखा उस चीज़ पे। और जनजाति प्रतिवेदन इसलिए पढ़ा, मतलब इसलिए मेरे दिमाग में आया कि उससे पहले PSC में एक क्वेश्चन जनजाति प्रतिवेदन का पूछ चुका है, तो मैं उसको डील किया, गूगल किया, मेरे को PDF मिल गया। तो जो जनजाति एरिया वाला क्वेश्चन आया था और 2-3 क्वेश्चन था, वो मेरे से बन गया। अब मेरे को कौन रोक सकता है अगर मेरा इतना स्ट्रांग हो गया है? बेसिक तो मेरा क्लियर है ना, बेसिक मैंने क्लियर कर लिया, मैं मेहनत कर रहा हूँ अदर चीज़ों पे। तो एक चीज़ ये भी है कि आप फ़ायदा काफ़ी होता है। और तीसरा चीज़ ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ मस्ट है, टेस्ट सीरीज़ देना ही है। और ऐसा टेस्ट सीरीज़ दो जो वर्तमान पैटर्न पे चल रहा है। क्योंकि कई टेस्ट सीरीज़ खाना पूर्ति करते हैं कि कुछ भी दे दिए, वैसा नहीं दो। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे उस चीज़ पे, तो बच्चा आप कैसे इम्प्रूव करेगा, उस पैटर्न को कैसे समझेगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 का जो ACF हुआ था, ACF का जो पैटर्न था 2020 में, सेम 2020 PSC का पैटर्न था। उसमें छत्तीसगढ़ी जनौला मुहावरे पूछा था, इसमें भी पूछा था। जब मैं दे के आया, मतलब पढ़ा नहीं था, लेकिन वही है, पैटर्न देखना है। मैं अपने रूममेट को बोल दिया कि भाई पढ़ना है। वो मेरा रूममेट 2 साल से बाहर रह रहा था, प्रीलिम्स नहीं निकला था उसका, मेरे साथ आ रहा है कि अभी 2 बार 100 मेंस दे रहा है। तो ये प्रॉपर आपका सही तरीके में अगर आप कर पाते हैं उस चीज़ को, तो काफ़ी हेल्प होता है। मतलब वो जब आप एक पूरा पैटर्न समझ जाते हैं हाँ। कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उन लोगों के लिए बताइए जो अभी अपना बेसिक तैयार कर रहे हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लोग पहली बार कोचिंग जा रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जब कोई एक स्टूडेंट आता है CGPSC के फील्ड में, एम तो यही रहता है ना कि पहली बार में निकालना है करके। क्योंकि हमारे बीच में भी कई लोग हैं ऐसे जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं। भले ऐसा नहीं रहता कि उनका बैकग्राउंड रहता है कहीं ना कहीं, ये बात तो मैं एकदम मानूंगा। सारे स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि जो आपको कई टॉपर्स दिखते हैं जो बोलते हैं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, उनका एक बैकग्राउंड बना रहता है, या तो वो कॉलेज में पढ़े रहते हैं, या तो पहले से तैयारी कर रहे रहते हैं, वो सारी चीज़ें रहती है। पर सर आप ये बताइए कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट अभी दे रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनको क्लासेस के बाद आने के बाद वो भी पढ़ना रहता है, उसी के बीच में वो करंट के लिए कब टाइम निकालें, हिंदी के लिए, छत्तीसगढ़ी के लिए, मैथ्स के लिए, जिनको बोला जाता है कि रेगुलर करना चाहिए, तो इन सब के लिए कैसे टाइम निकालें?
एक्चुअल में महाभारत का एक कोटेशन है कि राह तो सारे सीधे हैं माधव, मोड़ तो सारे मन के हैं। तो हमारा जो राह होता है ना बहुत सिंपल सा है। एक्चुअल में जब बच्चे आते हैं ना तो वो क्या करते हैं, इस बुक को पढ़ लूँ, उस बुक को पढ़ लूँ, उस बुक को पढ़ लूँ, ऑथेंटिक बुक, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। जैसे आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप कोचिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ों को आपको कंपाइल करके दे दे, आपको ईजी बना के दे दे। वो किस किस बुक से बनाएंगे, वो ऑथेंटिक बुक से ही बनाएंगे ना। तो आप क्या करो, पहला तो ट्रस्ट करो जहाँ आप जा रहे हो कि हाँ मुझे यहीं से मिलेगा। जैसे मैंने ट्रस्ट किया आशीष सर पे कि जो सर बोलेंगे वही करना है, और हुआ वो चीज़। मेंस में मेरे साथ क्या हो गया कि मेंस में मैं, सर मेरे को क्वेश्चन भेजते थे, मैं लिख के नहीं दे पाता था, मतलब शर्म में कि यार गलत लिख दूंगा। तो 5 साल इसलिए लग गया, शर्माना नहीं है किसी से। तो एक चीज़ वो था कि आप जो लोकल पब्लिकेशन है उनको ही फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप जब पहली बार आते हैं ना तो बाहर की जब चीज़ों को देखते हैं कि ऑथेंटिक बुक के, तो क्या है अरेंज वे में नहीं रहता उतना, तो आपको काफ़ी दिक्कत होता है। तो आप लोकल जो बुक है उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्प होता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप जब तैयारी करने आते हैं तो आपका जो टाइमिंग रहता है वो थोड़ा कम रहता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कोचिंग भी जा रहे हैं, वहाँ से आके पढ़ना भी है। मेरे साथ क्या था कि मेरा जो रूम था वहाँ से मेरा कोचिंग लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर था। तो मैं रिवीजन वैसे ही करता था, मैं फ़ोटो खींच लेता था, उसको पढ़ते पढ़ते जाता था, पढ़ते पढ़ते आता था, मेरा रिवीजन वहीं हो गया रूम आने से पहले। तो आप क्या है, आपको ढूंढना पड़ेगा चीज़ें रिवीजन करने का, क्योंकि रिवीजन तो करना ही है। और दूसरा है टेस्ट दो, पढ़े फिर टेस्ट दो। मेरा स्ट्रॉन्ग ऐसे ही हुआ है, पढ़े किसी चीज़ को फिर टेस्ट दिए, दिमाग में बैठ गया वो चीज़। क्योंकि आपको गलती करते हो वो हमेशा याद रहता है ना। किसी नाली में गड्ढे में गिर गया तो वहाँ से गुजरोगे तो हमेशा याद रहेगा कि मैं यहाँ पे गिरा था। तो आप वही है, तो लेसन लो उस चीज़ों से। क्लैरिटी ज़रूरी है ना, क्योंकि आप सब ज़्यादा चीज़ें पढ़ लोगे लेकिन याद कुछ नहीं है, ज़ीरो है मेहनत। लेकिन आप कम चीज़ें पढ़ते हैं और ज़्यादा याद रहता है तो बेहतर है, क्योंकि आप देखेंगे कि इजी क्वेश्चन से पेपर निकलता है, टफ तो किसी से नहीं बनता। तो यह है कि आप एकदम कंटेंट के पीछे मत भागो, आप भागो कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ना है, उसी को मेरे को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी सारी चीज़ें आपको मेहनत करना पड़ेगी, जैसे क्वेश्चन पेपर बताया उस पर मेहनत आप करिए, है ना। उसको आप, क्योंकि कोचिंग वाले उस चीज़ को नहीं बताते हैं। कोचिंग वाले बताएंगे कि आपको कि जैसे पेपर हुआ उसको डील कर देंगे, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, वहाँ पे क्या होगा, बात ख़त्म। लेकिन आपको डील हर ऑप्शंस को डील करना है कि ये आया तो कहाँ से आया, है ना। जैसे अभी वही बताया कि पुरस्कार वाला, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, तो आप पुरस्कार करके सर्च करो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, तो उसका वेबसाइट है, वहाँ पे मेरे को मिला, मैं ग्रुप में डाल भी दिया उस चीज़ को, तो उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ था, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एक डील करने का तरीका भी बन गया। दूसरा चीज़ आप ये है कि आपको थोड़ा, जब आप कोचिंग जा रहे हो तो आप थोड़ा संगति अच्छा रखो। मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ था वो था मेरा संगति, वही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि कॉलेज में इतना वो था कि पूरा चीज़ें इधर अस्त व्यस्त था, लेकिन यहाँ पे आए संगति अच्छा मिला, लोगों का साथ मिला, और ग्रुप डिस्कशन किया हम लोग। तो ग्रुप डिस्कशन में इतना फ़ायदा होता है, हद से ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना, क्योंकि आप अपने से पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें जल्दी भूल जाओगे, लेकिन कोई बताया रहता है ना वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहता है। तो आप एक अच्छा ग्रुप बनाइए, तो एक क्या हो गया, उससे आपको क्लैरिटी आता जाएगा। तो अगर आप ग्रुप बना लेते हैं, एक्चुअल में आजकल क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं फिर निकल गए घूमने, वो घूमने जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपको मस्ती मजाक चलते ही रहना चाहिए अगर आपको लंबा टिकना है तो वो चीज़ है कि आपको ग्रुप डिस्कशन अगर करते हो तो काफ़ी हेल्प होता है। हमारा तो एक ग्रुप ही बना हुआ था जिसमें हम लोग व्हाट्सएप पे ही क्वेश्चन भेजते थे, टॉपिक डिसाइड करते थे और क्वेश्चन भेजते थे, उसी को फिर आंसर करते थे। तो उसमें क्या ऑप्शन नहीं भेजते थे हम, क्योंकि ऑप्शन तो ठीक है, आपको रटा हुआ कितना है ये भी देखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा है कि 50% आना छत्तीसगढ़ से, तो वो रटा ही होना चाहिए। तो हम लोग वैसा करते थे। तो ग्रुप डिस्कशन का भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं, यही सब आपको करना चाहिए कि आप ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है, मॉक टेस्ट दो, मतलब एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है उसको देते जाना चाहिए जो क्लासेस में चलती है। और बाकी रिवीजन वही जो पता है कि आप टाइम निकालना ही पड़ेगा रिवीजन करने का, कि आप जब घर आएँ
तब तक आपका रिवीजन हो जाए, या आप घर से वहाँ जाएं कोचिंग, तब तक आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। तो मैं कम से कम 2 बार पढ़ के जाता था। आते टाइम एक बार पढ़ लिया, उसी चीज़ को फोटो खींच के जाते टाइम, तो मेरा बेसिक काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे तो वहाँ पे याद ही नहीं आता।